भैया लागी हम सिंगरौली का और बेरोजगार बाली हो। टीआई मनीष त्रिपाठी, अरुण पांडे, यूपी सिंह, अब जब भी लाइव आते हैं या जब भी चर्चा इन्हीं तीन लोगों का नाम रहता है। बाकी और भी तो जिले में 5-7-8 टीआई हैं। कोयला खात बाली हो। ठीक है भाई, मैं पागल हूँ तो हूँ। मस्तक पर तिलक, शरीर पर भगवा रंग और पैर में खड़ाऊं। कई साधु सन्यासी बाबा तो बनने नहीं चल दिए हैं राजनीति। जिस दिन भास्कर अस्त हो जाएगा उस दिन दुनिया डूब जाएगी। कि भास्कर मिश्रा क्या पुलिस प्रशासन से डर गए हैं? जनता के लिए आपने क्या किया और जनता ने आपके लिए क्या किया? लोग कहते हैं कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, कहते हैं कि वो विक्षिप्त हो चुके हैं। सिंगरौली पुलिस से आपको बड़ी दिक्कत है। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि कोई उन्होंने सराहना वाला या फिर सिंगरौली के जनता के हित में कोई काम किया हो? लगातार वर्दी की, आप खाकी की लगातार विरोध में ही हमें जब दिखा नजर आए हैं। सिंगरौली राजनीति का एक ऐसा नेता जो बड़े धारदार हैं, करते सब पे वार हैं और अपने वार से करते सबको बेहाल है। नाम जिनका भास्कर, तीखी जिनकी जुबान और अपने नाम से इन दिनों मचाए हैं कोहराम। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखी आवाज़ और मुद्दे की बात में आज मैं आपको विवादित चेहरे जो हमेशा से अपने बयानों को लेकर, अपनी बातों को लेकर विवादों में और सुर्खियों बने रहते हैं, ऐसे भास्कर मिश्रा से रूबरू करवाने वाला हूं। और मैं आपको दावा करता हूं कि आज तक उनसे ऐसे सवाल किसी ने भी नहीं किए होंगे। तो आइए आपको सीधा लिए चलते हैं। बहुत स्वागत है मिश्रा जी आपका। थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहले तो और आपके दर्शकों को भी मैं बहुत बहुत सादर प्रणाम करना चाहता हूँ। सवाल सबसे पहले आपके वस्त्र को लेकर, मस्तक पर तिलक, शरीर पर भगवा रंग और पैर में खड़ाऊं। कई साधु सन्यासी बाबा तो बनने नहीं चल दिए हैं राजनीति छोड़कर। नहीं, ये मस्तक पर तिलक तो हमेशा होता है। और ये जो भगवा वस्त्र आप देख रहे हैं, खड़ाऊ देख रहे हैं, तो हर साल में ऐसा 2 वक्त आता है कि जब मैं इस धारण में रहता हूँ। नवरात्रि में, उधर शारदीय नवरात्रि और उधर चैत्र नवरात्रि में हमेशा जब से व्रत रहता हूँ तब से इसी वस्त्र में रहता हूँ। तो बस ये सिर्फ 9 दिन के लिए है, इसके बाद वही है सब। सर कहीं अस्त की ओर तो नहीं है? जिस दिन भास्कर अस्त हो जाएगा उस दिन दुनिया डूब जाएगी। कुछ बादल, शाम को तो अस्त होता है, सुबह तो उगता है। नहीं, देखिए भास्कर कभी अस्त नहीं होता, बस अपना जगह पोजीशन चेंज करता रहता है और लगातार भास्कर चलायमान होता है। भास्कर में मतलब ही ऊर्जा है। यस, वो तो हमेशा रहेगी। थोड़े बहुत बादल कभी पड़ सकते हैं, अदरवाइज भास्कर कभी अस्त नहीं हो सकता। एक और सवाल है कि भास्कर मिश्रा क्या पुलिस प्रशासन से डर गए हैं? बिल्कुल नहीं। अभी भी हम तो अभी कल परसों एक ज्ञापन दे के आए हैं। आपने देखा कि जो विधायक का लड़का वहाँ पे हॉस्पिटल में अवैध रूप से रह रहा है, कब्जा करके बाड़ों में, तो किसने उठाया? हमने उठाया। बीते इधर 2-4-5 दिनों की छोड़ दी, पिछले की बात सुन लीजिए। और इसके ठीक पहले एक पत्रकार पर इन लोगों ने फर्जी मुकदमे कायम करने की कोशिश की। मैंने बहुत पुरजोर तरीके से उठाया और लगातार जो मुद्दे आते हैं मैं लगातार उठाता हूँ। अगर मेरे नॉलेज में आ गए तो मैं ज़रूर उठाता हूँ। और केवल पुलिस प्रशासन से नहीं, प्रशासन और सरकार के किसी भी मुद्दे को जो मेरे नॉलेज में आया, जो सिंगरौली से संबंधित है, तो मैं ज़रूर उठाता हूं और पुरजोर तरीके से उठाता हूं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अभी थोड़ा मैं, चूँकि आप जानते हैं कि मैं अपना संगठन खड़ा नहीं कर पाया हूं, इस वजह से थोड़ी सी तकलीफ, उस लेवल में उतना आक्रामक नहीं हो पाता है, उतने लोग एक साथ नहीं आ पाते हैं। लेकिन मुद्दे को किसी को मैंने छोड़ा नहीं और अगर वाजिब मुद्दा है, तथ्य है हमारे पास, तो मैं ज़रूर उठाता हूँ। बिना कांग्रेस को तो आपने पूरी तरह से छोड़ दिया है। जी, मैंने छोड़ा। लेकिन मन में, हृदय में कहीं कहीं कांग्रेस है, ऐसा मुझे लगता है। निश्चित रूप से मेरी विचारधारा कांग्रेस से जुड़ी हुई है और अगर किसी दल में मुझे वापस होना होगा तो वो कांग्रेस में ही जाएंगे। अदरवाइज मैं खुद अपना अभी तो आप कांग्रेस से काफ़ी दूर हैं। किसी नेता हमको लगता प्रयास किया होगा, लेकिन मैं देखता हूँ कि वो राहुल गांधी की पोस्ट हो या फिर उनसे कोई मोदी या फिर तमाम जो नेता टिप्पणी करते हैं, वो लगातार आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, उनके समर्थन में आप अपनी बात रखते हैं। तो कहीं कहीं मन में आप ख्याल बना रहे हैं कांग्रेस में मेरी वापसी हो जाए तो ठीक है? नहीं, देखिए एक चीज़ आप बता दूं, कोई मैं लालायित नहीं हूं किसी दल में, क्योंकि मैं राजनीति सिंगरौली के लिए करता हूं और सिंगरौली के लोगों के लिए करता हूं। सिंगरौली की जो, चूँकि हमारी मातृभूमि है और मुझे ऐसे राजनीति करना होता तो मैं दिल्ली से करता और आज कांग्रेस में अच्छे पदों में होता। लेकिन चूँकि सिंगरौली की वाकई में जो मूल समस्या है ना, वो मुझे आकर्षित करके यहाँ लाई राजनीति करने के लिए, तो मैं यहाँ के लिए राजनीति करता हूँ। और रही बात जो आप पोस्ट की बात कर रहे हैं, तो जो जायज़ चीज़ें होती है उसका समर्थन करता हूँ, क्योंकि मैं
सत्ता पक्ष में नहीं हूँ, और जो सत्ता में नहीं होता वो सारे लोग चाहे किसी भी दल का हो वो विपक्ष में होता है। एक लंबे समय राहुल, निश्चित रूप से राहुल गांधी जी एक विपक्ष के बड़े चेहरे हैं, तो अगर वो कोई भी बात बोलते हैं वो यानी हमारी बात बोलते हैं, आम नागरिक की बात बोलते हैं, तो उनका समर्थन करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं लालायित हूँ पार्टी में वापसी के लिए। काफ़ी दिनों से आप पार्टी से दूर हैं, किसी दल ने आपसे संपर्क किया कि क्या है, वही बहुत सारे दल हैं यहाँ पर अभी सक्रिय हुए हैं, पहले से भी राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं, तो कोई संपर्क किया कि आप आ जाइए, क्यों परेशान है, ऐसा कोई संपर्क किया क्या? निश्चित रूप से कई दलों ने किया, दल के नेताओं ने किया, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि देखिए इस देश में दो ही दल, वो भाजपा और कांग्रेस ही दल हैं, बाकी सब क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो एक दिन सिमट के क्षेत्र ही रह जाएंगी। ठीक है, थोड़ी देर के लिए बुलबुले की तरह पैदा होंगी और फिर वापस हो जाएंगी। तो दल का अगर कहा जाए तो यही दो हैं। ठीक है, तो भाजपा में मैं जा नहीं सकता क्योंकि मेरी विचारधारा नहीं मिलती। कांग्रेस में अभी ऐसा, कांग्रेस वालों ने हालांकि ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं किया, लेकिन अभी मैं इंतजार कर रहा हूँ। अपना खुद का संगठन हमने एक बना रखा है, जनता का काम करना है, जनता का काम कर रहा हूँ। जब समय सही होगा आएगा तो देखा जाएगा। एक बड़ा सवाल है, आपने कहा जनता कारण, जनता के लिए आपने क्या किया? दो सवाल मैं करूंगा, दोनों का मैं चाहूंगा कि आप फटाफट जवाब दें। जनता के लिए आपने क्या किया और जनता ने आपके लिए क्या किया? देखिए, पहली बात, दोनों सवालों का मैं जवाब देता हूँ कि जितनी मेरी ताकत है, जितनी मेरी क्षमता है, जो मेरे समक्ष मुद्दे आए, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे वो बाकी जितनी भी समस्याएं सिंगरौली में, उन तमाम के लिए मैंने जो संभव हो पाया लड़ा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने सब कुछ कर दिया, लेकिन जो मुझसे संभव हो सकता है, क्योंकि देखिए जिसके पास जितनी क्षमता रहती है उतना ही कर सकता है। मैंने अपनी क्षमता से ज़्यादा करने की कोशिश की, प्रयास किया, और जहाँ भी जनता ने हमें बुलाया मैं बेशक निडर होकर के वहाँ गया, और इसकी वजह से कई मुकदमे भी हमारे ऊपर कायम हैं। मुझे गुंडा फाइल भी मेरे खिलाफ खुली हुई है, और तमाम जितना प्रशासन प्रताड़ित कर सकते, जानलेवा हमला भी हुआ, जितने भी प्रताड़ित कर सकती, जिला बदर की कार्रवाई भी की गई। यानी जो भी प्रशासन दे सकता था, पुलिस दे सकती थी, वो उसने दिया। लेकिन और रही बात जनता ने, तो आप एक चीज़ बताऊं, जनता का मतलब वोट ही नहीं होता है। जो भी मैं कर पाया वो जनता के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से और जनता के मोरल पावर से ही कर पाया। उसने मुझे मोरल पावर दिया। विपत्तियां कई आई, आप जैसा भी गिना रहे हैं, जिला बदर हुआ, प्रशासन, तो इसमें जनता साथ खड़ी रही क्या? देखिए, न तो मैं साथ मांगने गया, और ना, स्वाभाविक सी बात है कि उस जनता की सहानुभूति तो होती है, लेकिन अब घर जाकर के कोई ऐसा तो कुछ मुझे दिखा नहीं कि विपत्तियों में कोई खड़ा रहा हो। और मेरा ये एक कड़वा अनुभव हुआ है कि मुझे जीवन का, कि जब बहुत विपत्ति आती है तो फिर वो आपकी अपनी क्षमता या आपके बहुत जो निजी लोग होते हैं, पारिवारिक लोग होते हैं, वही साथ दे पाते हैं, या बहुत खास मित्र होते हैं वही दे पाते हैं। तो उन्हीं परिस्थितियों, सबके लिए लागू है, मेरे लिए भी वही लागू हुआ। मैं भी उन्हीं दौर से गुजरा। एक और सवाल करेंगे, ये आपके से जुड़ा हुआ है विशेष। आपके विरोधी लगातार ये कहते हैं, जिस तरह से आरोप लगाते हैं, आप लगातार खड़े रहते हैं, लोग कहते हैं कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कुल मिला के साफ शब्दों कहते हैं कि वो विक्षिप्त हो चुके हैं। उनको क्या जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने भी यही कहा है कि जो ईमानदारी से काम करता है, जो लोगों के लिए काम करता है, जो दूसरों के लिए सोचता है, वो उसको हमेशा से हर युग में विक्षिप्त और पागल कहा गया है। और ख़ासकर जब कलयुग है तो उसमें तो स्वाभाविक सी बात है, हम जिस तरीके से यहाँ सिर्फ, जब लोग सिर्फ अपने लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ अपने के लिए दूसरों को चूस लेना चाहते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचा के केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, उस माहौल में यदि मैं दूसरे के लिए सोच रहा हूँ, मैं अगर फ्री में ऐसे व्यक्ति को नौकरी दिलवा देता हूँ कि जो व्यक्ति जिसके घर पे, मतलब जिसके घर पे चूल्हा नहीं जल रहा है ना, और जो कभी सोच भी नहीं सकता कि मुझे 25-30 हज़ार रुपये महीने मिल सकते हैं, या वो भी कंपनियों में नौकरी मिल सकती है, उसको अगर हमने नौकरी दिलवा तो मुझे पागल कहते हैं। कोई लोग मुँह पे आकर के पागल कहते हैं। अच्छा, और के सामने भी कह चुके हैं। यस, पागल मुँह पे कहते हैं कि आप यार सबसे बड़े मूर्ख हो, आप सबसे बड़े पागल हो, बकायदे 1-1.5 लाख रुपये ले लेते, मिल जाता, आप जैसे आदमी मैंने नहीं देखा। तो मैं कहता ठीक है भाई, मैं पागल हूँ तो हूँ। और देखिए, एक चीज़ आपको बता दूँ कि मैं पागल हूँ, लेकिन अपने सिंगरौली के प्रेम में, मैं अपनी मातृभूमि के प्रेम में पागल हूँ। अगर पागल हूँ, मातृभूमि के प्रेम में पागल हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि ये पागलपन अच्छा है, और लोगों को होना चाहिए। मैं यहाँ की जो समस्याएं हैं और जो यहाँ पे लगातार शासन प्रशासन वाले मिल करके अत्याचार और अन्याय यहाँ के लोगों के साथ कर रहे हैं, यहाँ के लोगों का हक छीन रहे हैं, जिनकी ज़मीनें चली गई, उनको एक मजदूरी भी नहीं मिल रही है, उस अन्याय को देख करके मैं निश्चित रूप से पागल हो जाता हूँ। और अगर ये पागलपन है तो अच्छा है, मैं होऊंगा पागल।
अभी हाल ही में आपने एक पोस्ट किया था, चलते रहिए। अभी हाल ही में आपने एक पोस्ट किया था सिंगरौली की भाषा में, उसमें लिखा था कि इन बौरा गए हैं या फिर कहे तो उनको पागल हो गए हैं, कृष्ण को बुलवा के या बुला के कुटवाना पड़ेगा। क्या था ये, क्या था? अरे वो तो एक सिर्फ मजाक था। अच्छा। क्योंकि देखिए मीडिया पे ऐसे हाँ, मैंने एक मजाक किया था। हाँ। और उसके बाद एक व्यंग था कि बेमौसम बरसात जिस तरीके से हो रही है जी, तो निश्चित रूप से किसान बहुत दुखी है और सारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। भगवान को फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि बेचारे जो पूंजी है वो भी नहीं वापस आएगी, लागत भी नहीं आएगी। और आपने देखा कि यहाँ पे जो केवल मुआवजा और क्या कहते हैं वो जो फसल बीमा कहते हैं उसके नाम पर हमेशा से छलावा ही सरकारों ने किया है। तो वो मैं किसानों की पीड़ा बयां कर रहा था एक तरीके से, क्योंकि मैं भी किसान हूँ। सिंगरौली पुलिस से आपको बड़ी दिक्कत है, कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि कोई उन्होंने सराहना वाला या फिर सिंगरौली के जनता के हित में कोई काम किया हो? लगातार वर्दी की, आप खाकी की लगातार विरोध में ही हमें जब दिखा नजर आए हैं। देखिए, मैं तो ये बिल्कुल नहीं कहता कि उन्होंने कुछ अच्छा काम नहीं किया होगा, लेकिन जो भी अच्छा काम किया वो मजबूरी में किया, ठीक है। बाकी ये पूरे मध्य प्रदेश की पुलिस से अलग सिंगरौली की पुलिस है। नारा तो है देशभक्ति जनसेवा। देशभक्ति जनसेवा के लिए तो यहाँ आते ही नहीं है कोई। आप जानते हैं कि सिंगरौली जो आता है बड़ी मेहनत करके आता है, चाहे वो छोटा भी अधिकारी हो। केवल पुलिस की बात मैं नहीं कर रहा, पूरे प्रशासन में बैठे लोग हैं उनका सबका मैं विरोध करता हूँ। नहीं विरोध है, लेकिन पुलिस से कुछ खासा देखिए अत्याचार, चूंकि देखिए जिसके पास डंडा होता है और जिसके पास वर्दी दबाव तो वही बनाता है। और जब ये लोग नाजायज दबाव बनाते हैं तो मैं उसके सामने खड़ा हो जाता हूँ, ढाल बन के कोशिश करता हूँ खड़ा होने का। खड़ा हो पाऊँ या ना पाऊँ कितना वो अलग बात है, लेकिन प्रयास करता हूँ। तो डायरेक्ट जो है देखिए रेवेन्यू के या दूसरे डिपार्टमेंट के लोग हैं वो उनका प्रत्यक्ष नहीं दिखता, वो बदमाशी करते हैं, अगल बगल से बदमाशी करते हैं। जब अचानक ब्लास्ट होता है तब उनका पता चलता है, ठीक है। लेकिन पुलिस अगर कहीं डंडा भी ठोक दी तो पता चल जाता है, इसलिए डायरेक्ट उसका विरोध हो जाता है। बाकी मैं विरोध तो सबका, मैं प्रशासन का भी खुल का विरोध किया। आपने देखा कि पिछले वाले जो कलेक्टर थे मेरे से ज़्यादा किसी ने उनका विरोध नहीं किया, उनके गलत कामों का। व्यक्तिगत मेरा किसी से कुछ लेना देना नहीं। आपने देखा कि पुलिस के अभी माननीय एसपी बीरेंद्र सिंह जी का ट्रांसफर हुआ तो मैं उनसे मिलने गया सोहादरपुर से। उस पर हम आएंगे। एक और सवाल है कि आप एसपी हो, कलेक्टर हो, पत्रकार हो, सब पे सवाल खड़े रहते हैं और एक तरह से सबको घेरते हैं। तो आप दृष्टि में क्या लगता है, जो आपके अनुसार चलेगा वो हरिश्चंद्र है और बाकी जो अलग तरीके से चलेगा, सिस्टम से काम करेगा, वो मूर्ख है, पागल है या फिर बेवकूफ़ है? ऐसा तो नहीं, मैं ये नहीं कहता। हाँ। देखिए जो तथ्य आपके समक्ष आ रहे हैं, ठीक है, हम कहते हैं, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपको कि जैसे यहाँ एक राजकमल होटल के घर के पास एक सोनी के घर में आक्रमण हुआ। हाँ, विवाद हुआ। उसमें जमीनी विवाद रहा होगा, क्या रहा हो मैं नहीं जानता। विवाद ही था, मैं हाँ। सुनिए, जो भी हो मैं नहीं जानता, लेकिन शाम को आधी रात को 60-70 लोग उसको 10-11 बजे 12 बजे रात उसके घर में घुसते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं, उसके बीवी बच्चों के साथ मारपीट करते हैं, है ना। तो सीधे सीधे ये गलत है कि नहीं है बताइए? हाँ, जो किसी के साथ इस तरह से अत्याचार करना पड़ता रात्रिकालीन, ये गलत है। देखिए मैं ये कहता हूँ कि जो कानून के विरुद्ध है, जो गैर कानूनी है, वो अगर होता है तो उसमें मीडिया को भी साथ आना चाहिए, मीडिया को भी बोलना चाहिए। मैंने लगातार दिखाया था। हाँ, मैंने आपको दिखाया। मैं सारे मीडिया वालों को कहता भी नहीं हूँ, जो मीडिया को भी साथ देना चाहिए। मैं ज़्यादातर उन बड़े बड़े जो बड़ा छत्रपधारी मीडिया बनती है, जो जिनकी है, वो लोग नहीं निकालते हैं। अब जैसे एक मैं और उदाहरण आपको दे रहा हूँ, थोड़ा समय लग जाएगा। वो आप देखिए, वो जो क्या कहते हैं वहाँ एक घटना हुई थी अमलोरी कल्याण मंडपम में, जिसके बाद मेरे पास मुकदमों का सैलाब आ गया, मेरे ऊपर मुकदमों का। वहाँ पे एक लगातार वहाँ के जो बेरोजगार थे, पूरा पुलिस प्रशासन, पूरा सरकार के लोग, जनप्रतिनिधि बैठे हुए थे, कलेक्टर से लेकर के नीचे तक। वहाँ युवाओं को माँ बहन गाली दे करके भगा दिया गया, वो भी बहुवचन में गाली दी गई। देखिए दो प्रकार की गाली होती है, एक व्यक्तिगत अलग होता है और जब बहुवचन में देते हो तो मतलब आप पूरे सिंगरौली वालों को देते हो। लेकिन जब कुछ आपने मीडिया में देखा, कहीं कोई नहीं निकाला, ठीक है। और दूसरी बात कि गाली दिया था उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, अनुशासनात्मक कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई, मेरी बात जहाँ तक मेरे जानकारी में। सुन लीजिए, इसी प्रकार के का एक ऑडियो जारी हुआ था झाबुआ एसपी के खिलाफ, वो सस्पेंड हो गए। एसपी सीनियर आईपीएस अधिकारी, मुख्यमंत्री ने उसको डायरेक्ट सस्पेंड कर दिया। और एक क्या कहते हैं यहाँ पे जो एक एसडीओपी जो कि लोकायुक्त में थे, वो किसी व्यक्ति को हाथापाई कर रहे हैं जबकि उनका ट्रांसफर हो गया था, उसमें आवाज़ भी नहीं आ रही।
रहे हो, इसके बाद भी उसको सस्पेंड कर दिया गया। ऐसे कई मामले हैं। अभी एक बागेश्वर धाम का फोटो है, 4 साल पुराना वीडियो, उसके खिलाफ FIR हो गया। नियम से यही तो मैं कह रहा हूँ कि उसमें कार्रवाई होनी चाहिए थी। और एक चीज़ बता रहा हूँ, उसकी पूरी जांच रिपोर्ट है मेरे पास। जांच रिपोर्ट जो CSP ने किया बिल्कुल गलत किया है ना। उसका आप देखिए, कोई साक्षी नहीं। क्या जांच रिपोर्ट में थोड़ा सा बताएं ताकि जनता को थोड़ा शॉर्ट में। उसमें लगातार उसमें जो जांच रिपोर्ट है उनकी, उन्होंने गलत तथ्य को ही बदल दिया है पूरा। अच्छा, पूरे तथ्यों को ही बदल दिया गया है। और साथ में एक दुर्भाग्य ये भी है कि मेरे अतिरिक्त, आप जो कहते हैं कि दूसरे नेता ऐसे हैं या दूसरों को क्या कहते हैं, मेरे अतिरिक्त सब लोगों ने अपना बयान बदल दिया उसमें। इसी वजह से तो वो हल्का पड़ गया, मैं अकेला पड़ गया। मेरे बयान को उन्होंने सबमिट ही नहीं किया है। आप बीजेपी में क्यों? जिले में अच्छा खासा डीजल है, कोयला है, कबाड़ बेचते इस तरह पंचायत में पड़े। आप ये बताइए, अगर मुझे डीजल, कबाड़, कोयला या पैसे की चिंता होती तो मुकदमा कब लगता है किसी नेता पर? पहले उसको खरीदा जाता है, खरीदने का प्रयास किया जाता है। जब वो नहीं बिकता तब पुलिस उस पर मुकदमा कायम करती है, तरह तरह के प्रकार की प्रताड़ना करती है। ठीक है ना। तो मैं बीजेपी में जाने की जरूरत नहीं थी। मैं जहां हूं या जहां था उसी में अगर मैं चाहूं। बीजेपी इसलिए मैंने आपको सुझाव दिया क्योंकि वहाँ संरक्षण थोड़ा मिलेगा ना। ये सब करेंगे तो राजनेताओं का दबाव रहेगा, पुलिस भी हाथ नहीं डालेगी आपके ऊपर। कौन सा संरक्षण की बात आप कर रहे हैं? बीजेपी वालों की हालत आप देखते हैं, आप विधायक की हालत देखो। विधायक की ये औकात नहीं होती कि किसी TI या क्या कहते हैं उसमें गिरेबान में हाथ डाल ले। विधायक पिछली बार एक नगर निगम का कमिश्नर था, उसको हटवाने में पूरा भाजपाई पूरी ताकत लगा दी है। इसके बावजूद भी आपने देखा हटा नहीं पाए। वो डंके के चोट पर किसको, किसी की बीजेपी वालों को कोई औकात ही नहीं है यार। डीजल कोयला कबाड़ किसके? तो अब क्या आज मिलकर के अपना घर ही भर रहे हैं, यही तो है। और ये इसीलिए तो औकात नहीं है, क्योंकि अगर आप सच्चाई के साथ रहोगे, ईमानदारी के साथ रहोगे, हम कहते हैं कि 100% हरिश्चंद्र कोई नहीं हो सकता, लेकिन 80-90% भी अगर रहोगे तो निश्चित रूप से TI भी आपका सुनेगा, आपका प्रशासन का भी व्यक्ति सुनेगा, अधिकारी भी सुनेगा और सबको लेंगे। ये या आप जिस पार्टी की बात कर रहे हैं बीजेपी की, वो जा कर के 2-2, 3-3 बार हमने यहाँ से TIओं को हटवाने का प्रयास किया और हटाने का तैयारी भी हो गई ऊपर लेवल में। लेकिन बताया जाता है कि यहाँ का विधायक जा करके वहाँ हाथ पकड़ के बैठ जाता है, पैर पकड़ के बैठ जाता है, भाई साहब मत करिए, बहुत अच्छे TI। आप बताइए। जिले में अन्य सभी दलों को मिला दिया जाए, छोटे छोटे दल, तो हमको लगता है लाखों नेता मिल जाएंगे जो रोड पर आपको कुर्ता पहन के बड़ी 4 व्हीलर गाड़ी में चलते हो जाएंगे। लेकिन जिला बदर उनका किसी का नहीं हुआ। आपका है जिला बदर क्यों हुआ? अब ये तो कार्रवाई रुक, लेकिन साबित हो आपको जिन लोगों ने प्रस्तावित किया है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो पूर्व DGP थे विवेक जौहरी साहब, उन्होंने कहा कि सीधे सीधे यही वक्त ही कहा है कि ठीक है, राजनीति में राजनीतिक मुकदमे लगते हैं। और एक बात और बता दूं आपके पास, आज तक मेरे ऊपर पर्सनल कोई मुकदमे नहीं लगे हैं। 107-16 तक पर्सनल नहीं लगा हुआ है। ठीक है, सब कोई राजनीतिक मुकदमे हैं। जो मुकदमे हमारे ऊपर लिखे हैं उसके फरियादी या तो कंपनी के लोग हैं या तो प्रशासन के लोग हैं। इसका मतलब मैं जनता की लड़ाई लड़ रहा था। ठीक है, तो जनता की लड़ाई लड़ते हुए मुकदमे हमारे ऊपर जो कायम हुए, व्यक्तिगत कोई कायम मुकदमा नहीं कायम है, उसमें इन लोगों ने, तो जौहरी साहब ने कहा कि राजनीति में मुकदमे, तो सीधी सी बात है, राजनीतिक मुकदमे लगते हैं, जो धाराएं लगी सब राजनीतिक हैं। लेकिन जिला बदर SP मूर्ख है क्या? अब मैं क्या कहूँ, ये DGP कह रहा है, उनके शब्द थे ये। हाँ यस, कि कैसा SP है, मूर्ख है क्या? अब उनका चूंकि रिटायरमेंट होना था तो हो सकता है उन्होंने कार्रवाई कोई नहीं की, या कोशिश की थी, उन्होंने कार्रवाई करने की भी कोशिश की थी, लेकिन वही बता रहा हूँ, विधायक जी जा करके पहुँच गए। समझ रहे हैं? एक चीज़ और बता दूँ, उस भाजपा की आप बात करते हैं, उसमें तो मैं कभी न मत जाऊँ। मैंने कुछ भाजपा वालों ने मुझे प्रयास किया था, उन्होंने कहा, तो मैंने कहा तुम्हारे यहाँ मुख्यमंत्री बना दो तो मैं आ जाऊँ। बोले क्यों, मुख्यमंत्री से नीचे पद नहीं चलेगा? मैंने कहा इसलिए कि मुख्यमंत्री के अलावा तुम्हारी किसी की औकात नहीं है, कोई एक मंत्री की भी औकात नहीं है तुम्हारी पार्टी में। और मैं अपने कांग्रेस में कम से कम इतना तो था कि हम अपनी व्यक्ति के आज़ादी का, तो कांग्रेस भी नहीं रही। ठीक है, नहीं रही तो हम एक आम नागरिक भी हैं, तो व्यक्ति की आज़ादी तो है ना मेरी। भाई भारत का संविधान का संरक्षण तो है ना, किसी पार्टी का संरक्षण नहीं, भारत के संविधान का संरक्षण तो है, उस कानूनों का संरक्षण तो है। एक चीज़ और बता दूं नीरज जी, कि इस देश में हमारे संविधान ने, और उसके बाद ये मोदी जी की पहले वाली जितनी सरकारें हैं, उन लोगों ने पब्लिक को इतना मजबूत किया है कि अगर जनता अपने अधिकारों को जाने तो किसी दल के संरक्षण की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं अपनी लड़ाई लड़ सकती है, और अपनी लड़ाई वो कानून के आधार पर लड़ेगी, तो भी उसको कोई। ताज़ा घटना आपको पता होगा, उन्होंने बहुत पहले मोदी के खिलाफ टिप्पणी की थी, चोर वाली। देखिए उनका क्या हाल हो रहा राहुल गांधी का।
तो आप भी बचिए इससे, मैं कहूँ। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि राहुल गांधी ने जो टिप्पणी की है उसमें कोई गलत नहीं। मीडिया वही, फिर आप कहेंगे कि मीडिया को आप बोलते हो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने टिप्पणी की थी, उनका क्या हश्र हुआ? आप भी कह रहे हैं बचिए, मोदी को लपेटने में, आरोप लगाने से बचना पड़ेगा। कुछ नहीं हश्र होता। अगर वो आदमी गलत होता तो कब तक सरकार को उनको जेल में डाल देती। भाई उनके खिलाफ ईडी पीडी पता नहीं क्या 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 20 घंटे वो किया, ठीक है। और क्या कहते हैं, वहीं पे अडानी का 3000 करोड़ का ड्रग पकड़ा है, उससे पूछताछ भी नहीं हुई, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या कहते हैं, उनके घर में आप देखिए, जम्मू कश्मीर में किसी बयान को जिसका जुरिडिक्शन नहीं था पुलिस का, इसके बावजूद उनके घर पहुंच गई। आपको ईडी सीबीआई डर नहीं लूंगा मैं ताकत। कहाँ तक लड़ेंगे? लड़ाई लगातार जारी, लड़ूंगा। कितने कभी ने आपको समझाने का नहीं, अब नहीं लड़ना चाहिए या ठीक नहीं है, लोग साथ नहीं दे रहे हैं, मुकदमे कायम हो गए, तमाम समस्याएं आ रही है, अब छोड़ दो ये सब, परिवार में ही सिमट करो, 2 रोटी कमाओ 2 रोटी खाओ, ऐसा किसी ने सलाह नहीं दिया आपको? मेरे परिवार में जो, वैसे तो काफ़ी बड़ा परिवार, जो मेन परिवार हमारे पिताजी हैं, मेरी माता जी नहीं है, उनका धर्मपत्नी है, 2 छोटे बच्चे हैं। इस बात हर हाल में साथ देती है, चाहे मैं जो करूं, सही काम तो देती हैं। चूँकि मैं अकेला हूँ उनका, और 2 बहनें हैं, हमारी शादियाँ हो गई, तो उनको चिंता होती, वो हमको कहते रहते हैं, लेकिन ज़्यादा को समझता हूँ, फुल माइंड में होते हैं, और ज़्यादा जो है क्या करूँ। तो भास्कर मिश्रा क्या पहले से ऐसे थे या फिर परिस्थितियों को देखकर ऐसे हो गए? नहीं, देखिए, स्वभाव तो पहले से ही था, बचपन से ही होता था तो मैं खड़ा हो जाता था तन के, इसलिए लोग मुझे लड़ाई जाता है। तो उसमें बहुत चीज़ें हमको मिली देखने को, तो एक समझ विकसित हुई, और जब समझ विकसित हुई तो मुझे लगा कि जो गलत, जब गलत समझ, एक आक्रोश। मित्र यार आपके साथ खड़े हैं, को भी साथ छोड़ दिए हैं? क्लियर से मान लीजिए मेरे सामने कहीं कोई अन्याय हो रहा है, अब मैं उसके लिए थोड़ा भी सक्षम हूँ, और उसमें अगर मैं ना बोलूँ तो मुझे बेचैनी हो जाती है, ऐसा लगता है मेरा क्या खो गया, मैं रात को नींद नहीं आती। तो ये स्वभाव है मेरा, अब क्या करूँ मैं, इसको तो बदला नहीं जा सकता। मित्र यार वाले का जवाब दीजिए। मित्र यार, देखिए, कभी कुछ खड़े होते हैं। देखिए, एक चीज़ आपको बताऊँ, हर व्यक्ति के जीवन में 1 ही 2 ऐसे मित्र होते हैं जो आपके बुरे कंडीशन में खड़े होते हैं। एक थोड़ा सा मैं और इसको विस्तार से बता दूं, फिर आपसे जवाब। होता क्या है कि लगातार आप कभी कंपनियों का, कभी पुलिस का, कभी कलेक्टेड का, कभी नगर निगम का, होता क्या है कि लगभग सिंगरौली में अधिकारियों से, लोगों से व्यक्ति जुड़े हुए हैं, तो आपके मित्र यार कभी प्रेशर नहीं बनाते, करे कहाँ आप पड़ गए हो, ये मेरे जुड़ा व्यक्ति है यार? दूरी बना लेते हैं, दबाव कोशिश भी करते हैं, जैसे कभी किसी अधिकारी से कोई डायरेक्ट पंगा हो गया तो उसके तरफ से सिफारिश भी करते हैं। लेकिन मैंने जब उनको बताया कि ठीक है, देखिए ऐसी ऐसी बात, मैं प्रेम से समझाता हूँ कि अगर मान लीजिए ये गलत है, मैं पीछे हट जाऊँगा, तो फिर दूसरा भी व्यक्ति ऐसे आएगा, बोलेगा उसके बारे में पीछे कर, मैं ही क्या बिगाड़ा हूँ, इस तरीके से एक सिलसिला चालू हो जाएगा। तो वो लोग मेरी बात समझते हैं और कहते हैं नहीं, काम तो आप गलत कर रहे हैं, लेकिन क्षमा करिए, काम तो आप सही, बात तो सही कह रहे हैं, और बात भी काम भी सही कर रहे हैं, लेकिन है बड़ा कठिन, इसलिए उस कठिन समझ करके पीछे हट जाते हैं बहुत लोग। कई बार कुछ लोग साथ भी देते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, लेकिन ज़्यादातर समय में देखने में यही हाल है कि पीछे हट जाते हैं लोग। समय खराब, परिस्थितियाँ विपरीत हुई तो लोगों ने किनारा कर लिया। हाँ, ये ज़्यादातर कह लीजिए यही हुआ, ज़्यादातर यही हुआ। हालांकि कुछ उन लोगों ने मेरा साथ भी दिया जिनसे मैं अपेक्षा नहीं किया था। तत्कालीन एसपी वीरेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ आपने अभी उनका जब तबादला हुआ था एक टिप्पणी की थी कि एक संकट और एक ग्रह टल गया, शेष की बारी है, लेकिन उसके अगले दिन ही देखा जाता है कि आप उनसे मिलने गए थे। एक तस्वीर आपने ही अपने सोशल मीडिया पर शेयर की थी, आप बीच में खड़े हैं, एक तरफ एसपी एक तरफ एडिशनल में से, ये क्या था? देखिए, ऐसा है, मैंने आपको बताया कि व्यक्तिगत जाति लड़ाई मेरी किसी से नहीं है,
ठीक है, जो उस पद पे बैठा हुआ उस व्यक्ति से उन मुद्दों पर लड़ाई है जो वो गलत कर रहे हैं। ठीक है, मेरी कोई व्यक्तिगत कोई ऐसा खुन्नस नहीं है किसी के प्रति, इसलिए मैंने चूँकि एज ए एसपी यहाँ के अब वो यहाँ के लिए ठीक नहीं थे, कारगर नहीं थे और उनका तबादला होना भी चाहिए था। काफ़ी दिनों से वो यहाँ पे आए हुए थे और उनका कार्यकाल भी पूरा हो गया था और धीरे धीरे जनता भी, आपने भी, लोगों ने भी महसूस किया कि जनता बोर हो चुकी थी। तो हम ये वो जब उनका ट्रांसफ़र हुआ तो मैंने कहा ग्रहण हट गया, एज एसपी वो हट गए। लेकिन एज ए वीरेंद्र प्रताप सिंह उन मेरे दुश्मन नहीं हैं, इसलिए मैंने तारीफ भी की है उस पोस्ट में उनकी थोड़ी बहुत। मैंने व्यक्तिगत रूप से, देखिए एक बात सत्य है, जो व्यक्तिगत रहता है मैं उसको बोलता हूँ। व्यक्तिगत रूप से वीरेंद्र प्रताप सिंह एज ए पर्सन, व्यक्ति के रूप से वो अच्छे व्यक्ति हैं, उनका व्यक्तित्व बिल्कुल इतना गंदा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत कमियां सब में होती है, लेकिन एज एसपी बहुत ही। अब ग्रहण एक आपने लिखा था कि ये एक ग्रहण एक ग्रहण गया और बाकी ग्रहण या फिर बाकी लोग जाने बाकी हैं, किनको आप भेजना चाहते हैं? जो भी चाहे वो पुलिस में बैठे हुए लोग हैं, जो कि यहाँ पे 3 साल से ऊपर, या उनका सामान्य कार्यकाल जो वाजिब कार्यकाल होता है उससे ऊपर यहाँ पे रह रहे हैं, उन लोगों को चाहे। आपने तो इसी आशय का एक शिकायती पत्र भोपाल में भी दिया था, कुछ हुआ उसमें क्या? शिकायती पत्र कई बार मैंने दिया, बताया तो मैं, 2 बार इनका ट्रांसफर होने की कंडीशन बन गई, लेकिन यहाँ का विधायक जाकर के बैठ जाता है। और आप ये सोचिए, एसपी ऑफिस में मुझे, डीजी ऑफिस में, मैं नाम नहीं लूँगा किस व्यक्ति ने कहा, चूँकि अच्छी गलत होगा, डीजी ऑफिस में लोगों ने कहा, मैंने कहा कि कौन सा ऐसा जिला है जहाँ 10-10 साल से टीआई बैठे हुए हैं, आप लोगों को शर्म नहीं आती? तो वहाँ पे सीधे इस बात का सीधा जवाब उन लोगों ने दिया, कौन सा ऐसा जिला है जहाँ से टीआई एक विधायक को पकड़ के उठा के लेके चला आता है? अब बताइए, विधायक का प्रोटोकॉल क्या कहते हैं, जो प्रदेश का जो सचिव होता है, जो मध्य प्रदेश सरकार का जो सचिव स्तर का होता है, विभागीय सचिव होते हैं, उस लेवल का प्रोटोकॉल होता है। मैंने वहाँ काफ़ी इन लोगों की शिकायतें की। मेरी शिकायत यही थी कि जो इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, उनका जो नियमित पूरा हो गया है कार्यकाल, उनको हटाया जाए, और जो बार बार लौट के आ रहे हैं, जाते हैं चुनाव के समय जाते हैं 3 महीने के लिए, फिर वापस आ जाते हैं, तो इस वजह से मैंने जो है ये शिकायतें की। तो वहाँ कई बार, अच्छा शिकायतें केवल नहीं की, मैंने प्रयास किया और जो भी हमारे पास ताकत थी, पॉलिटिकल अप्रोच था, उसको मैंने लगाया, और पॉलिटिकल अप्रोच का असर ये हुआ कि 1-2 बार ये लोगों को हटाने का पूरा वो बन गया। लेकिन ये हमको सुनने में आया बाद में, अब ये बात अथराइज नहीं है, चूँकि हमको जिसने कहा तो बताने के लिए नहीं कहा, लेकिन सच्चाई उन लोगों ने यही कही कि हमने सिर्फ यही कहा कि भाई कौन सा ऐसा ज़िला है जहाँ पे 10-10 साल से लोग आकर के मतलब 10-10 साल से एक टीआई जमा हुआ है, 10-10 साल से क्या कहते हैं, लौट के एडिशनल एसपी तक के रैंक के लोग अधिकारी आ रहे हैं। तो उसने उन लोगों ने तपाक से ही जवाब दिया कि कोई और ऐसा भी ज़िला तो नहीं है जहाँ विधायक को एक टीआई पकड़ के ले आता है। अब आप सोचिए कि कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि विधायक को टीआई पकड़ के उठा के ले जाता है अपना। अब विधायक टीआई की सिफारिश, जो कि यहाँ पे आप देख लीजिए, किसी भी टीआई को कोई भी जनता पसंद नहीं करती, लेकिन इसके बाद चिल्ला रही जनता, व्याकुल है जनता कि कब ये लोग हट जाए, लेकिन वो विधायक जो जनता का चुना हुआ है, इन टीआईओं के संरक्षण में जाता है सिफारिश करने, है ना। तो और जबकि आप सोचो कि एक टीआई उन्होंने इसलिए व्यंग मारा, जो डीजीपी ऑफिस के जिन लोगों ने हमको कहा, उन्होंने इसलिए व्यंग मारा कि एक विधायक का प्रोटोकॉल मध्य प्रदेश सरकार के सचिव के बराबर होता है, यानी यहाँ के कलेक्टर और एसपी से भी बड़ा प्रोटोकॉल उसका होता है, लेकिन उसको एक तृतीय वर्ग का कर्मचारी उठा करके लेके चला जाता है। जब वहाँ से मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा, जब सत्ताधारी दल लगा हुआ कि ना होने पाए, तो हम क्या कर सकते थे, तो फिर मैंने न्यायालय में इसको लगाया, न्यायालय में लगाया, उसका केस भी रजिस्टर्ड। लेकिन जो बड़े वकील हैं उन लोगों ने ये बताया कि चूंकि अब चुनाव नज़दीक आ चुका है और आचार संहिता लगने वाली है, तो निश्चित रूप से लोग हटेंगे ही, इसलिए सरकार रिजेक्ट कर देगा, और अगर रिजेक्ट करेगा तो कुछ फाइन वाइन भी उन लोगों ने बताया कि लंबी फाइन भी लगा सकता है आपके ऊपर। हाँ, हमारे ऊपर। तो फिर हमने इसलिए अभी उसको विथड्रॉ कर लिया। इसमें भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने हैं, अब बहुत समय नहीं रह गया, किसी दल में जाएंगे या खुद से लड़ेंगे, क्या कुछ विजन है आपका? देखिए, अगर चूँकि मेरा विजन तो जो बहुत है व्यापक सिंगरौली के लिए है। सबसे पहला जो ये पहली समस्या मैं यहाँ के लिए मानता हूँ
वो मानता हूँ कि जो बार बार के अधिकारी कर्मचारी लौट लौट के आते हैं, यहीं अस्थायी घर बना करके रह गए हैं, इनको हटाना मेरा पहली प्राथमिकता रहेगी अगर कोई सत्ता मेरे हाथ में आती है। और ये जैसे ही ये जो रूटीन हर ज़िलों में होता है ना कि जो है 3 साल आएँ और अपना चले जाएं, जिसका जो कार्यकाल हो, जिसका 2 साल है 2 साल रहें या उससे भी कम रहें, इतनी क्षमता अपने अंदर हम पैदा कर लें कि अगर कोई कर्मचारी अधिकारी, चूँकि प्रशासन को ही काम करना है, काम तो प्रशासन को ही करना है, तो अगर वो सही तरीके से काम जनता के हित में नहीं करता, उसको तत्काल हटाने की औकात हम में आ जाए। तो ये पहला प्राथमिकता हमारी ये रहेगी। दूसरी बात, उसके बाद जो यहाँ के संसाधन हैं, सिंगरौली ज़िले के जो संसाधन हैं, जैसा कि आपने देखा अभी रेवेन्यू केवल माइनिंग से 3000 करोड़ के लगभग गया है प्रदेश में, तो हम कह रहे हैं कि जो यहाँ का संसाधन है उसका कम से कम एक पर्याप्त और निश्चित भाग यहाँ सिंगरौली के लोगों के लिए हो। और सबसे बड़ी प्राथमिकता इसमें मेरी होगी, हर घर में कम से कम लोगों को रोजगार मिले, क्योंकि रोजगार यहाँ पर्याप्त है। उसके लिए हम रोजगार के लिए, निःशुल्क रोजगार के लिए प्रयास करेंगे, पहली प्राथमिकता। और जो लोग स्किल्ड नहीं है तो यहाँ कई स्किल ट्रेनिंग खुलवाएंगे हम अलग अलग क्षेत्रों में, ताकि लोग स्किल्ड वर्कर मिल सके और उनको रोजगार मिल सके। क्योंकि कंपनियां आप देखिए कि अनस्किल्ड वर्कर कह करके और उनको टाल देती हैं, रोजगार नहीं देती। इसलिए हम यहाँ सबसे पहला काम यही करेंगे कि यहाँ स्किल ट्रेनिंग सेंटर खुलवाएंगे और उससे लोगों को रोजगार दिलवाएंगे, निःशुल्क रोजगार दिलवाएंगे। पहली प्राथमिकता मेरी ये है। और उसके बाद जो सेकेंड, एक साथ ही मतलब इसी साथ जो सबसे ज़्यादा मेरी प्राथमिकता होगी, जो नशे का व्यापार यहाँ जाल फैला हुआ है, जिससे आज युवा देखिए हर जगह आसानी से जो नशे के व्यापार, और पता नहीं कौन कौन सा नशे की दवाइयाँ मिल जाती हैं युवाओं को आसानी से। आज पूरा युवा, आधा आप कह लीजिए बहुत ढेर सारा युवा डूब चुका है यहाँ पे नशे से। उस नशे को हमको जड़ से ख़त्म कर देना है। यहाँ पे जो उड़ता पंजाब सुना था आपने, उड़ता सिंगरौली बना दिया इन लोगों ने। तो इसीलिए तो हमारा विरोध है इस पुलिस प्रशासन से। आप कहते हैं पुलिस से क्यों है? पुलिस का सबसे बड़ा यही है, क्योंकि मैं ये खुले तौर पे कह रहा हूँ, पुलिस ही नशे का जो है संसाधन बिचवाती है। पुलिस की जब बात एक बार और आ गई है तो मैं एक और सवाल कर लेता हूँ कि मनीष त्रिपाठी, टीआई मनीष त्रिपाठी, अरुण पांडे, यूपी सिंह, अब जब भी लाइव आते हैं या जब भी चर्चा, इन्हीं 3 लोगों का नाम रहता है। बाकी और भी तो जिले में 5-7-8 टीआई हैं, वो उनका प्राथमिकता से इन्हीं नहीं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं केवल ये टारगेट में व्यक्तिगत नहीं रहते, चूंकि ये अक्सर निशाने पे यही रहते हैं। देखिए ये बिल्कुल क्रीम जगह में बैठे हुए हैं। अच्छा। और ज़्यादातर भरोसाई भी यही करते हैं। आप देखिए सबसे ज़्यादा अगर गलत होता है इन्हीं लोगों के क्षेत्र में होता है, ठीक है, कहीं भी देखिए। और उसका साथ सीधा प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मनीष त्रिपाठी तो निपट गए उसी चक्कर में। आप देख ही रहे हैं कितना बड़ा अन्याय हुआ है। फिलहाल उनको लाइन टच किया गया, विषय अभी सामने खुलकर नहीं आया कि उनको कार्रवाई किस वजह से की गई है। नहीं, सब वजह तो यही है सब ना, बिना कार्रवाई के कोई टर्मिनेट सस्पेंड कर देगा, तो ये चीज़ है। और रही बात जब दूसरे टीआई क्षेत्रों से, दूसरे थानों से, जैसे आप देखिए कि यहाँ पे एक जैन चौकी है, जैन चौकी में उन लोगों ने अवैध रूप से एक साहू समाज के व्यक्ति का घर गिरा दिया। तो मैं उसके लिए नहीं लड़ा, मैं उसके लिए लड़ा, केवल मैं अकेला लड़ा। ये भी कह रहा हूँ, कोई नेता प्रेता उसके पास बेचारे पर नहीं गया। अगर मैं नहीं होता तो उसकी जमानत सही टाइम पर नहीं होती, वो मेरे ख्याल से कई दिनों तक जेल में रह जाता बेचारा। मैंने प्रयास करके जमानत करवाया उसका, कोई नेता नहीं मिलने। जब हम कई लोगों से उससे चिट्ठी लिखवाए कई नेताओं को, तब जा करके फ़ोटो खिंचा के लौट आए, लेकिन उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया। तो वो तो बिननगर थाने में आया। अब बिननगर थाने में मैंने क्यों नहीं, वहाँ पे जब ये गहिलगढ़ में मैं गया था तब बिननगर के पुलिस जाकर के उन लोगों को हड़काती थी, तो मैं खड़ा हुआ था, तो बिननगर थाने का था। बरगवा थाने में त्रिमुला का आप देख लीजिए, त्रिमुला केस हुआ तो कौन खड़ा था मेरे ऊपर? तो उसके ऊपर हमारे साथ कम से कम सैकड़ों लोगों पर मुकदमा कायम है, और देवसर में हम पेशी करने जाते हैं। तो वो बरगवा थाना मामले में, हाँ त्रिमुला वाला इस वाले एक साल अभी कोई इस वाले घटना में तो कोई गए ही नहीं, तो उसमें भी मैं ही लड़ा। जो भी मैं बोला, अभी भी जो घटना हुई, जो भी बातचीत हुई, जो भी कुछ कहा, तो मैंने कहा, और लगातार उसके खिलाफ ज्ञापन भी मैंने केवल दिया। और बाकी एक न तो पोजीशन का ना अपोजिशन का कोई पार्टी बोला, समझ रहे हैं, ना कोई आम सामाजिक कार्यकर्ता बोला उसके खिलाफ, लेकिन केवल भास्कर मिश्रा ने ज्ञापन दिया और उसके खिलाफ बोला भी, आवाज़ भी उठाया। जिन नेताओं का, जिन विधायक का, जिन जनप्रतिनिधि, एक सवाल कर लूँ फिर आपका उसी में सुन लूँगा। जिन विधायक का विरोध कर रहे हैं, जिन नेताओं का विरोध करते हैं, उन्हीं के नाम पर आप कहते हैं कि इस पार्क का नाम और जो अच्छे पार्क उनका नाम ऐसा रख दिया। आपने सोशल मीडिया पर शेयर किया, आपको शायद याद होगा। तो देखिए मैंने ये कहा, देखिए विधायक, मैंने फिर कहा कि व्यक्तिगत किसी से मेरा कोई विरोध नहीं है,
ठीक है, एक तरफ उन्हें भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, तमाम तरह का आरोप लगा रहे हैं, दूसरी ओर उनके नाम पर। सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जब कोई व्यक्ति किसी बड़े पद में जाता है, निश्चित रूप से उसके अंदर कुछ न कुछ तो क्वालिटी रही होगी, ठीक है ना। और उसने सिंगरौली जिले का नाम तो रोशन किया है। शिवराज सिंह ने थोड़ी ना यहाँ आकर के सिंगरौली जिले का नाम रोशन किया। जो व्यक्ति यहाँ से निकल के जाएगा वो ना रोशन करेगा। तो हम कहते हैं जिन लोगों का नाम हमने उसमें लिखा था वो लोग ऐसे लोग थे कि चाहे वो क्या कहते हैं स्वर्गीय पंडित श्याम कार्तिक द्विवेदी जी का नाम है, वो कितने बार 4-6 बार विधायक रहे हैं। कम से कम तब सिंगरौली तो और कोई नहीं जानता था, डेवलप नहीं। तो सिंगरौली विधायक रामलल्लू बैस का भी नाम है। सुनिए, मैं बता तो रहा हूँ, उसी में आ रहा हूँ, थोड़ा धैर्य रखिए। तो उसका भी उसमें भी है। फिर उसके बाद मैंने ये कहा, अगर मैं केवल ये कहूँ तो किसी एक जाति किसी व्यक्ति से मेरा लेना देना नहीं है। जिन लोगों ने, अब मैं कह दूं कि श्याम कार्तिक जी का केवल नाम होना चाहिए तो लोग एक नहीं कहेंगे कि केवल श्याम कार्तिक जी ही ने तो केवल नाम रोशन किया नहीं था भाई। उस स्तर के फिर जगन्नाथ सिंह जी भी थे, वो मंत्री थे यहाँ से। जो अब नहीं रहे उनका नाम तो ठीक, उनके नाम पर हो तो चल जाएगा, लेकिन जो अभी है जिनसे आपका जिनको आप मुख्य अभी भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं उनका नाम है, मैं उनसे हाँ, इसलिए कि शिवराज सिंह जिंदा है, लेकिन शिवराज सिंह के नाम पर वाटिका रखी गई। तो जब जिंदा व्यक्ति को, तो ये तो मोदी जी से ही शुरुआत कर दिया, अपने नाम पर उन्होंने मोदी स्टेडियम रखवाया है। तो ये तो भाजपा के सरकार में ही ऐसा हो रहा है। तो मुझे मालूम है कि जो लोग कुछ वाकई में किए हुए हैं तो वो लोग उन लोग के नाम पर तो ये रखेंगे नहीं। जो कुर्बानियाँ दिए हैं इस देश के लिए, वो तो क्या कहते हैं राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है, जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराया है, उन्हीं के जो शहीद हैं उन्हीं को नहीं मानते हैं कि उन्होंने कुछ किया है। तो हम कहते हैं जब जिंदा व्यक्ति के नाम से ही रखना है तो शिवराज सिंह के नाम से क्यों हो, रामलल्लू के नाम से क्यों ना हो, है। और जो और जीवित हैं, सुभाष रामचरित्र जी हैं, यहाँ के विधायक रहे हैं इतने बार। और एक एसटी समाज से, कितने मुश्किल से एसटी समाज से निकल करके वो व्यक्ति 2-2, 3-3 बार विधायक बना, 4-4 बार विधायक बना, उसके नाम पर क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा कहना ये है कि बाहर का किसी व्यक्ति के नाम पर सिंगरौली के लोगों किसी संस्थान का नाम या किसी पार्क का नाम रखा जाए। जो यहाँ के लोगों ने कुछ भी किया है, थोड़ा बहुत भी किया, वो हमारे लिए गौरव है, ठीक है। उन्होंने अपने ड्यूटी का नहीं निभाया, उसकी आलोचना हम करेंगे। वो भ्रष्ट हैं, उसकी आलोचना हम करेंगे। लेकिन वो उस जगह पे पहुंचे हैं तो निश्चित रूप से सिंगरौली का मान उन्होंने बढ़ाया है। ऐसे ही बहुत प्लेयर यहाँ से पैदा हुए हैं, उनका भी नाम उस समय तत्काल मुझे ध्यान नहीं आया, लेकिन उनका भी नाम आ सकता है, ठीक है। बहुत से कुछ साहित्यकार भी हुए हैं, उनका भी नाम है, कुछ अच्छे पत्रकार हैं, उनका भी नाम आना चाहिए। तो हमारा कहने का मतलब है जिस विधा में कोई भी नाम बेहतर किया है, सिंगरौली का नाम का रोशन, नाम का आगे ऊपर जाकर के देश और प्रदेश और विश्व लेवल पर रोशन किया है, उसका नाम होना चाहिए, ना कि शिवराज सिंह ने क्या किया है यहाँ की सिंगरौली के लिए। केवल झूठ बोला है, सिंगापुर करके केवल बेवकूफ़ बनाया यहाँ के लोगों को। आपने नेहा सिंह राठौर की तर्ज पर एक गाना भी लिखा है, सिंगरौली में काबा, सुनाएंगे क्या हमारे दर्शकों को 2 लाइन? बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि रोजगार का भरमार बा फिर भी युवा बेरोजगार बा, रोजगार का भरमार बा फिर भी युवा बेरोजगार बा, अपने ही पैसा के खातिर चक्कर काटत जमींदार बा। जो विस्थापित लोग हैं वो अपने ही पैसा के लिए इस ऑफिस उस ऑफिस का चक्कर काट रहे हैं। ये 2 लाइनें हैं, बाकी सोशल मीडिया में आप उसको जोड़ सकते हैं। एक मैंने नया गाना लिखा है इसी से रिलेटेड, हालांकि सिंगरौली से ही है वो। हाँ, सिंगरौली से रिलेटेड 2 लाइन उसका, जिसको, और वो भी सिंगरौली भाषा में मैंने लिखा है, तो जिसको मैंने अभी रिलीज नहीं किया है, लेकिन आपके उसमें सुना देता हूँ 4 लाइन। भैया लागी हम सिंगरौली का और बेरोजगार बाली हो, भैया लागी हम सिंगरौली का और बेरोजगार बाली हो, दैक अपन जमीनियन परेशान बाली हो, दैक अपन जमीनियन परेशान बाली हो। अब एक बात आपको याद होगा, यहाँ की सांसद महोदया जो है उन्होंने कहा था कि सिंगरौली की जनता कोयला खाते हैं और कोयला उगलते हैं। उस पर मैंने एक बात कही कटाक, और उन्होंने ठहाका मार के हंसा था। थूकते हैं तो कोयला निकलता है। हाँ, थूकते तो कोयला निकलता है, इस पर और ठहाका मार के हंसा था, व्यंग्यात्मक रूप से बोला था उन्होंने। उस पर मैंने लिखा है जवाब देते हुए, ये मेरी भावना है, केवल रचना आपकी है। देखिए, मेरी भावना है, मैं कोई कवि नहीं हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, और मैं कोई आथर नहीं हूँ, ना कोई गायक हूँ, ना तो कोई मैं रिदिम दे सकता। लेकिन ये जो कुछ भी है टूटा फूटा भाषा में मेरी केवल भावना है, मैं ऐसा सोचता हूँ सिंगरौली के बारे में, वो उससे संबंधित है। इतनी मतलब एक पीड़ा है मुझे। कोयला खात बाली हो, रहीला पॉल्यूशन में
और कोयला खात बाली हो, धीरे धीरे हम सब होत बीमार बाली हो, दैका अपन जमीनियन परेशान बाली हो। इसका पूरा गाना मैं रिलीज करूंगा तब आपको भेजूंगा जरूर, लेकिन फिलहाल तो ये है। अब आगे अपने सवाल के ऊपर बढ़ते हैं, राजनीति की ओर हम लोग लौट के आते हैं। आप अभी बीते कुछ दिनों से लगातार पुलिस को भी तो टारगेट कर रहे हैं, लेकिन राजा सिंह राहुल बिंद के जो बड़े नेता कहे जाते हैं उन पे भी सवाल खड़े करते रहते हैं आप। देखिए मैं एक चीज़ बता दूं, मैं और इतना ही नहीं, जब आप कांग्रेस में थे फिर भी आप लगातार सवाल उठाते रहते थे। उसकी वजह है, देखिए मैं आपको अभी भी मैं कह रहा हूँ कि सिंगरौली ज़िला जो है जो भौगोलिक रूप से अलग हो गया, ठीक है, लेकिन राजनीतिक रूप से आज भी अलग नहीं है। और जब तक राजनीतिक रूप से सिंगरौली जिला अलग नहीं होगा तब तक सिंगरौली का विकास नहीं होगा। जो उसको वाजिब, जिसके लिए यहाँ के लोगों ने संघर्ष किया कि अलग जिला बने, कितने लोगों ने संघर्ष किया, कितने आंदोलन हुए, कितने प्रयास किए गए, वो सारा प्रयास विफल है, बेमतलब है, बेमानी है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, वो दोनों का नेतृत्व अभी भी जो है तो सिंगरौली से बाहर है। कांग्रेस का पूरी तरीके से सीधी में है और बीजेपी का वो बदलता रहता है। जैसे पहले रीवा में था, राजेंद्र शुक्ला जी थे, अब आज के डेट में श्रीमती रीति पाठक जी पूरा नेतृत्व संभाल रही हैं। बाकी यहाँ के जो नेता हैं वो पीछे पीछे घूमने वाला काम करते हैं। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ, मेरा कोई व्यक्तिगत अजय सिंह राहुल से लेना देना नहीं, लेकिन वो लोग यहाँ पे जबरदस्ती का हस्तक्षेप बना के रखना चाहते हैं। वो लोग यहाँ पे गुटबाजी, कांग्रेस जब थी, मैं कांग्रेस में था, तो जानबूझ के यहाँ गुटबाजी पैदा करके रखते थे कि भाई दो नेता है वहाँ, कमलेश्वर पटेल और अजय सिंह राहुल, ये दोनों लोग आधा आधा सिंगरौली को बांट लिए, जैसे इनकी पैतृक संपत्ति हो कि ठीक है आधे लोग तुम्हारे तरफ और आधे तुम फुटबॉल की तरफ मारोगे तो कहाँ जाएंगे, हमारे पास आएंगे, वो मारेगा तो हमारे पास आएंगे। इस तरीके की व्यवस्था इन लोगों ने बना ली। और आप ये देखिए, मेरा इसलिए विरोध था कि सीधी में आप देखें कोई कार्यक्रम होता है, बड़ा कार्यक्रम होता है, उसमें अभी भी एक कार्यक्रम हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें कमलेश्वर पटेल और अजय सिंह राहुल एक साथ मंच पर शेयर करते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं होती, कोई गुटबाजी नहीं होती। जब बात सिंगरौली की आती है तो आप देखिए, कभी भी मुझे तो याद ही नहीं है कि कब इन लोगों ने एक साथ मिलकर के यहाँ पे मंच शेयर किया था। अकेले कभी अजय सिंह राहुल आएंगे तो अकेले कार्यक्रम करके चले जाएंगे, और कमलेश्वर तो जब तक सरकार आई थी, सरकार के बाद आए ही नहीं, जब तक मंत्री थे तो एक बार आए भागे। चलिए एक बड़ा सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ, आप अगर विधायक बन जाते हैं या आप विधायक होते तो क्या करते सिंगरौली के लिए? सबसे पहले यहाँ पे जो मैं पहला काम करता वो करता, यहाँ पे जो प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी कई सालों से डटे हैं या जो बार बार उनको हटा देता। जो पहले यहाँ से कई सालों से डटे हुए प्रशासनिक कर्मचारी अधिकारी, उनको मैं यहाँ से तुरंत 3 महीने के अंदर ट्रांसफ़र करा देता। 1 महीने 2 महीने 3 महीने जो भी लगता, पहला काम। दूसरी बात, यहाँ पे जो बार बार लौट के आते हैं उनको नहीं आने देता, उनको लौट जाता। और अगर ये काम हम कर ले जाते तो 40-50% समस्या तो अपने आप लेवल में आ जाती। फिर इसके बाद दूसरा काम मैं जो करूँगा तत्काल, उसमें सब लोगों को यहाँ पे कम से कम 2 लाख लोगों को रोज़गार दिलवाऊंगा घर घर, और वो है मेरे नज़र में है। और मैंने अपने महापौर चुनाव में भी 1 लाख रोज़गार की बात की थी, लेकिन अगर विधायक बनूंगा तो बड़ी जगह है, तो वो क्या कहते हैं, कम से कम 2 लाख लोगों को डायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मैं कह रहा हूँ, यानी कि डायरेक्ट भी उसमें होगा शामिल, और जो लोग बिजनेस व्यवसाय करना चाहते हैं उनके लिए प्रयास करूंगा कि उनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूंजी है, उसकी उपलब्धता कराई जाए। तो पहला फोकस मेरा उसमें होगा। जो डायरेक्ट रोजगार दिलाने की बात आ रही है, उसमें मैं स्किल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे कई इंस्टीट्यूशन खुलवाऊंगा अलग अलग क्षेत्र में, और खासकर मैं महिलाओं के लिए बहुत ज़बरदस्त फोकस करूँगा कि महिलाओं के लिए मैंने जैसे पहले भी कहा था कि कम से कम 3 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुलवाऊँगा, ये यहाँ बैढ़न में, एक बिंदनगर में और एक मोरवा में, ताकि कम से कम उसमें केवल चूँकि आप जानते हैं आज भी हमारी महिलाएं, बहुत लोग घर से नहीं निकलने देते, व्यवसाय करने में उनको कई प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं ऐसी सुरक्षित जगह उनको दूंगा ताकि वो अपना खुद का व्यवसाय चला सकें। वहाँ पे हर कुछ महिलाएं रहेंगी, केवल कस्टमर जो जाए वो महिला गार्ड भी रहेंगे, महिला उसका व्यवस्थापक भी रहेंगी, और महिलाओं को, और वो भी वाजिब रेट में उनको मिलेगा। तो ये महिलाओं के रोजगार पर भी हम फोकस करेंगे। कुल मिलाकर ये बात है। और सबसे बड़ी बात, उसके तत्काल बाद उसी समय हम जो करेंगे, यहाँ पे जो नशे का मामला है,
आप देख रहे हैं कि ये सिंगरौली को आप कहते हैं पुलिस वालों से क्या विरोध है। सबसे बड़ा विरोध तो यही है कि इन लोगों ने उड़ता पंजाब, हम लोगों ने एक मूवी देखी थी, उड़ता पंजाब की जगह इन लोगों ने उड़ता सिंगरौली बना दिया है। आज हर युवा को जिसके पास दाल रोटी खाने की जगह नहीं, वो ड्रग्स में पड़ा हुआ है, क्योंकि टेंशन है, उसको रोजगार मिल नहीं रहा है और माँ बाप से पैसा चुरा के या कहीं से इधर उधर करके। कार्रवाइयाँ भी तो पुलिस लगातार कर रही है। कार्रवाई केवल दिखाने के लिए कर रहे हैं लोग, केवल दिखाने के लिए। आप कैसी कार्रवाई चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ जो पुलिस वाले खुद बचवा रहे हैं उसको पहले बंद कराओ ना। आपको नहीं मालूम है, आपको नहीं मालूम है कि पुलिस वाले, मैं तो ब्लेम कर रहा हूँ, मैं तो ब्लेम कर रहा हूँ। कई जगह पुलिस के संरक्षण में सीधे चल रहा है और कई जगह तो पुलिस वाले नशीली वस्तुओं का जो है तो दुकान खुलवा के रखा है। एसपी का साफ कहना है कहीं ऐसा अगर कुछ चल रहा था हमको बताएं, उनको बताएं तो कार्रवाइयाँ होती। आपने बताया कभी क्या उनको? कई अभी से आप आरोप लगा रहे हैं। सुनिए, अभी खुटार में एक वीडियो वायरल हुआ था और सब जानते हैं, पूरा जगह जानता है। कार्रवाई हो गई उसके ठीक ऊपर? है, उसके ऊपर देखिए, उसके ऊपर अगर है तो पुलिस ने क्यों नहीं छापा मारा? हम कहते हैं ठीक है, कोई देखिए ये जगह जहाँ होती है वहाँ पे खतरे भी बहुत होते हैं, आप जानते हैं। कोई अपनी जान जोखिम में डाल करके या व्यक्तिगत संबंध खराब होने की वजह से वो जा करके वहाँ आगे नहीं जाता है वहाँ। लेकिन पुलिस का तो काम है ना, पुलिस तो जा सकती है, उसको तो अधिकार पावर मिला हुआ है ना, तो फिर क्यों नहीं जाती पुलिस? और खुटार में भी वीडियो वायरल हुआ, क्यों पुलिस ने कार्रवाई नहीं की उस पर? छापा मारा पुलिस ने, कार्रवाई हुई उस पर, उस व्यक्ति को जेल डाला गया, जेल भेजा गया। तो ठीक है, अगर जेल में डाला गया तो अच्छी बात है, लेकिन क्यों नहीं करते हैं ये? अभी लास्ट में वीडियो वायरल काफी दिनों बाद हालांकि पुलिस सेक्शन में आई। मैंने कहा कि वीडियो वायरल का इंतजार क्यों करती है पुलिस? आपको बता दूं, अब चूंकि कई हमको क्या कहते हैं, ये जो है एसपी साहब को जाना था, इसे लास्ट में उन लोगों ने कार्रवाई की। 4 साल से कौन सी कार्रवाई इन्होंने करवाया बताइए? कहीं पे एक छटांग गांजा पकड़वा दिया और कहीं पे कुछ किया। ये जो ऊपर लेवल से मामला आता है, डीजीपी लेवल से जो आदेश आते हैं ऊपर लेवल से पुलिस मुख्यालय से, उसको केवल परिपालन के लिए छोटी मोटी चीज़ें पकड़ करके और मीडिया में दिखा देते हैं कि हमने ये पकड़ा। बाकी जो वास्तविक खैफत इन्हीं लोगों के क्या जैसे होती है। कार्रवाई को लेकर, सीएम हेल्पलाइन बंद करवाने को लेकर पुलिस अच्छा कार्य करती है, उत्कृष्ट कार्य करती है। 26 जनवरी और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। उस पर भी आप सवाल उठाते हैं फर्जी है, मैं कोर्ट जाऊंगा, अदालत जाऊंगा। मैं ये अभी मेरे पास एक ये क्या कहते हैं कहीं का मामला है, अभी याद नहीं आ रहा मुझे, पेपर में है, मेरे एक पेपर कटिंग मिली है। कहीं के टीआई ने पूरा फर्जी नंबरों से 181 बंद कराया है। ठीक है, वो तो वहाँ का मामला हो गया। सिंगरौली का मैं प्रत्यक्ष उदाहरण बता रहा हूँ कि एक अभी वहाँ पे जो अमेलिया के में एक 3-4 साल 5 साल 6 साल या 4-5 साल पहले एक लड़की गायब हुई थी। ठीक है, और फिर वो गायब रही। अब आप बताइए कि जब उसका परिजन, उसके मामा लगे रहे, प्रयास करते रहे, है ना, तो उसने खुद शिकायत की। ये प्रमाण है, मैं बता रहा हूँ जो मैं कह रहा हूँ, ये खुद उसने शिकायत की कि जो है तो उस फर्जी नंबर से आईजी ने भी उसका आईजी स्तर तक गया, आईजी फिर उसने दोबारा चालू कराया और आईजी जब पूछा तो बोला हमने बंद नहीं कराया और उसका सीएम तक की शिकायत गई, उसकी जाँच भी चल रही है, आईजी महोदय कर रहे हैं। तो फर्जी नंबर से बंद कराया गया। तो ये सीधा प्रमाण है और जिसको प्रमाण चाहिए एक दिन बुलाएं, मैं बुलाता हूँ। महिलाओं का हाथ पकड़ के पुरुष वालों ने मोबाइल छुड़ा करके कराया है, मेरे पास प्रमाण है। ठीक है, और अभी जब मैं आपसे अभी शूट करने आ रहा था यहाँ पे, तो तत्काल एक व्यक्ति का फोन आया था, उस सोनी का, पुलिस वाले उस पर दबाव बना रहे हैं कि भैया 181 बंद करा दीजिए, अब भी तत्काल। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो पुलिस ये अभी है ना, इसकी प्रमाण पत्र जो दिया जा रहा है फर्जी है, मतलब आपके यस, अगर इसकी जांच निष्पक्ष से हो जाए और अगर भगवान ने कहा मेरे हाथ में ताकत आई तो निश्चित रूप से मैं इसकी जांच कराऊंगा। आप देखिएगा कि कितने पुलिस वाले सस्पेंड होते हैं, कितने, और टीआई जेल में जाएंगे, आप देखते रहिएगा। अगर मेरे पास पावर आया तो मैं जरूर जांच करवाऊंगा इस बात का। और आपको मालूम है मेरे को इन लोगों ने दबाव तो नहीं बनाया, लेकिन बहुत ठगा ठुगा। मैंने भी 181 लगा रखा है, मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, आज तक उसमें उचित मुकदमे नहीं कायम गए, धाराएं नहीं लगाई गई, तो मैं लगा कर उसमें शिकायत किया 181। अब चूंकि मेरे से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रयास तो बहुत किया इधर उधर करके, तो ये तो जीता जागता मैं ही प्रमाण हूँ, ज़बरदस्ती नहीं किया, ये बात ठीक है। और फर्जी भी नहीं कर सकते, चूँकि जानते हैं कि अगर कर दूंगा तो भास्कर क्या करेगा, उनको पता है, लेकिन प्रयास तो किया गया। अभी मैं देख रहा था, अब लाइव में आए तो कुछ दिन पहले मानव तस्करी का जिक्र कर रहे थे, पुलिस तो कह रही थी मानव तस्करी जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। देखिए, मैंने ही केवल नहीं, एक पत्रकार महोदय ये जायसवाल जी हैं, उन्होंने भी बात उठाई थी, बीडी शर्मा जी से उन्होंने सवाल पूछा था, जिसमें एक टीआई ने उनको धक्का मार दिया था।
और अभी ये प्रमाण है कि वही जिसकी बात कर रहा हूँ, अमिलिया के एक साहू परिवार की लड़की जो 3-4-5 साल पहले गायब हुई थी, और उसका पूरा जो बताया उस परिवार ने हमारे घर पे आकर के, उसमें पूरा अगर आप पूरा पीड़ा आप सुनेंगे तो विस्तार से सुनेंगे आप, तो आपको लगेगा कि इसमें पुलिस की भूमिका है। और फिर मैं एक बात और कहता हूँ कि पुलिस को अभी तक 4 साल 5 साल से पुलिस वो लड़की नहीं मिली, लेकिन अचानक जब सीएम हेल्पलाइन सीएम के पास गया वो शिकायत, सीएम साहब बीसी में उसको जब अपने रैंडमली चला गया उनके पास, तो पुलिस पता नहीं कहाँ से उसको खोज के ले आती है, अचानक मिल जाती है। 5 साल से वही लड़की उनको नहीं मिल रही है, और 4 साल से, और 4 साल बाद उसको मिल जाती है। तो ये क्या कहेंगे आप? और कैसे मिली? जो लोग ले जाकर के बेचे तो वही लोग ले आकर के पकड़वाए उसको, है ना? तो इसका मतलब है कि पुलिस को सब पता है, पुलिस के संरक्षण में वो सब काम हुआ, ठीक है ना? सीधी सी बात है। एक और सवाल कर लेते हैं कि जैसे आप अभी भगवा पहने हुए हैं, मस्तक फिल्म में पहले भी जिक्र किया, एक ऐसे आपने थाना प्रभारी मनीष त्रिपाठी के, उन्होंने पता नहीं कहा कि फ़ोटो उसने डाली थी या आपने वीडियो बनाया था, आपका फ़ोटो था नहीं पता, आपके वाल से हमने देखा, आपने उसमें उनका फ़ोटो डालते बाकायदा लिखा हुआ था कि इस समय की मार ने इन्हें सन्यासी बना दिया, ऐसी टाइप कुछ शब्द थे, ये क्या था? देखिए, मैंने भी एक व्यंग किया था, वो फ़ोटो भोपाल रेलवे स्टेशन की थी, वीडियो थी। अच्छा। वीडियो भोपाल रेलवे स्टेशन की थी, किसी ने बना के मुझे भेजा था, मैंने तो नहीं बनाया, मैं सब हल्का काम नहीं करता हूँ। लेकिन जब मेरे पास वो वीडियो आई तो मैंने जो है उसको पोस्ट ज़रूर किया व्यंग के रूप में, क्योंकि आपने देखा कि ये लोग छद्म दबंगई का काम करते हैं। यानी जो गरीब आदमी है, जो कमज़ोर है, जो मजलूम है, जो मजदूर टाइप का आदमी है, कोई न्याय मांगने जाता है उसके सामने दबंगई दिखाते हैं। और जो बड़ा आदमी, वही विधायक का लड़का गोली मार करके उनके नाक के नीचे घूमता रहा, कभी अरेस्ट नहीं कर पाए। मुकदमा तो कायम हुआ, फरार हो गया तो कोई क्या कर सकता? फरार नहीं था, वहीं 2 किलोमीटर में वो उसने अपना एक कुटिया बना रखा है, वहीं परमानेंट रहता था, उनको भी पता था, पूरी दुनिया को पता था। अभी तो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है उनका विधायक। पुलिस ने गिरफ्तार कहाँ किया? न्यायालय ने उसको सरेंडर करवाया है, न्यायालय ने सरेंडर करवाया है, नहीं लुकआउट नोटिस जारी हो जाती तो न्यायालय के सरेंडर से हुआ है। पुलिस कहाँ पकड़ पाई? टीआई कहाँ पकड़ा? वो वहीं घर में रहा, उसके बाद एक दिन फिर से वारदात किया, एक ब्राह्मण के लड़के को पीटा उसने, और जबकि आईजी डीआईजी सब वहीं बैठे थे उसी थाने में, तब उसने विधायक के लड़के ने पीटा, वहीं पे ऑनलाइन पीटा, ठीक है? तो अब आप सोचिए, क्या उनको पता नहीं है? तो इन लोगों के लिए इनके पास दबंगई नहीं है। भास्कर मिश्रा जैसे लोग और किसी गरीब आदमी के लिए लोग दबंगई दिखाते हैं। इसलिए जब भगवान, इस देश से हिंदुस्तान है भाई, यहाँ पे देर होती है, अंधेर नहीं होती। जब अति बहुत बड़ी हो जाती है, अत्याचार पाप बड़ा हो जाता है, तो अपने आप वो बोझ होकर डूबता है। तो जो इतने स्टाइलिश में रहते थे, कभी तो हमने उसको पहले जब टीआई थे तो कभी हमने उनको भगवा वगवा में नहीं देखा। पहली बार देखा तो लोगों ने, किसी ने वीडियो मुझे शेयर किया तो मैंने भी व्यंग मार दिया। क्या भास्कर मिश्रा को ऐसा कभी नहीं लगा कि अब ये फालतू का दुनियादारी, पंचायत, जिस समस्या में उलझ रहे, सब छोड़ देना चाहिए, अब शांति से जीवन जीना चाहिए, सबसे मिलकर रहना चाहिए? कभी ऐसा नहीं लगा? जब तक आप जिंदा हो जीवन में शांति है कहाँ? शांति तो 2 ही जगह। अगर आप सामाजिक प्राणी हो तो शांति हो ही नहीं सकती। और जो व्यक्ति शांत रहना चाहता है 2 ही जगह में, या तो मर जाए, मृत्यु हो जाए उसकी, और या तो वो हिमालय पे चला जाए। मैं तो ये दोनों नहीं करने वाला। मरना तो हमारे हाथ में है नहीं, वो ईश्वर के हाथ में। मरने के बाद तो सभी शांत हो जाते हैं, मैं भी हो जाऊँगा, लेकिन हिमालय पर तो जाना नहीं है, ठीक है? इसी समाज में रहना है। तो इस समाज में जो मैं अच्छा कर पाऊँगा वो मैं करूँगा, और जो गलत होगा उसका विरोध करूँगा, और डंके के चोट पे करूँगा, उसमें कोई 2 राय की बात नहीं। अब आखिरी सवाल से इस बातचीत को यहीं विराम देंगे। विधानसभा, जैसे मैं बीच में पूछ रहा था, आगामी विधानसभा लोकसभा चुनाव होने हैं, क्या विजन है, शॉर्ट में बताइए, और हम लोग इसी बातचीत को यहीं पे विराम देंगे। देखिए, राजनीतिक दलों का मेरे पास ऑफर आ रहा है। जिस राजनीतिक दल में मैं चाहता हूं, अगर उसमें वापसी, मैं मतलब वापस, कांग्रेस, हाँ मान लीजिए कांग्रेस ही, कांग्रेस में वापस जाता हूं और वो टिकट देती है हमें, तो टिकट से मैं चुनाव निश्चित। कांग्रेस में जाने की बात करते हैं, दूसरी ओर राहुल भैया को लगातार, कमलेश्वर पटेल को, तमाम नेताओं को घेरते रहते, कैसे संभव? देखिए, कांग्रेस इज नॉट राहुल भैया, और नॉट राहुल में तो यही कहते हैं कि राहुल भैया ही बिंद के। हाँ। अगर इतना कांग्रेस, राहुल भैया मीन्स कांग्रेस, और कांग्रेस मीन्स राहुल भैया, या कांग्रेस मीन्स कमलेश्वर, और कमलेश्वर मीन्स कांग्रेस होती, तो बिंद में पिछली बार 30-32 सीटों में कितने सीटें लोग जिताए? एक तो खुद अपनी सीट हार गए, ठीक है, एक बड़े मुश्किल से जीत पाया, और वो भी जीते 15 दिन का सरकार बनी, तो सिंगरौली का हालत क्या कर दिया इन लोगों ने, आप लोगों से छिपी नहीं है। सारे भाई आकर के बैठे थे यहाँ, खोद लग रहा था कि किसी का घर के अंदर का कुछ खोद के लेके निकल जाएंगे, ये हालत कर दिया था इन लोगों ने। कितना मतलब आप कांग्रेस में अगर उधर से अगर ऑफर आता है या फिर कोई संपर्क साधता है तो आप जा सकते हैं? यस, कांग्रेस में वापसी करेंगे तो कांग्रेस टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे, अदरवाइज मैं अपने सिंगरौली डेमोक्रेटिक फ्रंट से चुनाव लड़ूंगा। कांग्रेस टिकट नहीं देती तो आप नहीं जाएंगे?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा अगर वो अच्छा, हमें लगा कि आप शर्त रख रहे हैं टिकट देगी तभी हम जाएंगे। नहीं। मतलब कांग्रेस का कोई आपसे संपर्क करता, चूंकि कांग्रेस में जा सकते हैं, सामान्य में टिकट मिले या न मिले, जिसको मिलेगा उसके साथ खड़े रहेंगे। मैंने ये कहा कि सिंगरौली की जो पूरे देश को, ठीक है, आज कांग्रेस की ज़रूरत है। जो पूरे देश में हो रहा है, केवल मध्य प्रदेश की बात नहीं हो रहा, मध्य प्रदेश में तो है ही है, ठीक है। तो पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ज़रूरत है, पूरे देश में कांग्रेस की ज़रूरत है। जो आज भाजपा वालों ने जो हालात बना रखे हैं इस देश का, ठीक है, तो इसलिए मैं कांग्रेस का साथ देना चाहता हूँ, ठीक। कमलनाथ जी ने जो 15 साल ये लोग भले ही गड़बड़ किए, लेकिन कमलनाथ जी व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा काम किया 15 दिनों में, कई योजनाएं हैं। उनसे मध्य प्रदेश के युवाओं को आशा है, हमारे सिंगरौली वालों को भी आशा है। तो कमलनाथ जी का साथ हम देना चाहते हैं, और इसके लिए अगर वो लोग ऑफ़र करते हैं, बुलाते हैं, तो मैं जाऊँगा। और उस समय जो भी परिस्थितियाँ बनेगी, अगर पार्टी में रहूँगा तो पार्टी में उस हिसाब से रहूँगा जिस हिसाब से पार्टी का अनुशासन होता है। लेकिन अगर उन लोगों ने मुझे नहीं बुलाया, नहीं लिया वापस, ससम्मानित तरीके से वापसी नहीं कराई, तो कोई मैं लालायित भी नहीं हूँ। मैं स्वतंत्र रहूँगा, तो मैं अपने सिंगरौली डेमोक्रेटिक फ्रंट से चुनाव लड़ूंगा। शिवसेना से भी अभी महापौर का आपने चुनाव लड़ा था, तो क्या लगता है कि पार्टी आप पे विचार करेगी कि आपको वापस लिया जाए? नहीं करेगी तो उसकी मर्जी। अगर उनको लगता है कि नहीं करी, तो मैं कह तो रहा हूँ, मैं तो भाजपा में क्यों जाने को नहीं सोच रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी से मेरे विचारधारा नहीं मिलती। भारतीय जनता पार्टी में झूठ का फव्वारा के अलावा कुछ नहीं है, ना तो उनको कानून से मतलब है। आप ये देखिए, ये लोग चले थे मंडल कमीशन के विरोध में, चले थे कि नहीं चले थे? मंडल कमीशन के विरोध में कमंडल लेके चले थे। आडवाणी जी ने पूरे देश में यात्राएं की थी। फिर इसके बाद आज कमंडल को मार, जब उनका स्वार्थ शुद्ध पूरा हो गया, तो कमंडल को मार के लात पता नहीं कहाँ फेंक दिया, कोई मतलब ही नहीं है उनसे। कमंडल वाले बेचारे परेशान हैं, उनको गालियाँ मिल रही हैं, कोई उनके साथ खड़ा होने वाला नहीं है, ठीक है। अब वो मंडल के पीछे भाग रहे हैं। आप देखिए, राहुल गांधी जी ने क्या कहा, वो तो ओबीसी, अब मतलब मंडल के पीछे कब से वो लोग कोशिश कर रहे हैं वापस। यूपी में भी मंडल के पीछे भागे, अब फिर मंडल के पीछे। मेरे को मतलब है कि कभी कमंडल में, कभी मंडल में, कभी हिंदू में, कभी मुसलमान में। अभी आपने देखा प्रधानमंत्री ने मुसलमानों का एक वर्ग जो है उसके साथ संपर्क साधने के लिए कहा। कभी मोहन भागवत जी कहते हैं मुसलमानों को जो गाली देता है वो भारतीय नहीं है। इन लोगों का कोई विचारधारा ही नहीं है। ऐसी सिंगरौली में क्या जुड़ना? जो तत्कालीन पुलिस अधीक्षक थे वो तो चले गए, वीरेंद्र प्रताप सिंह। अब जो आ रहे हैं उनसे क्या अपेक्षा है, क्या लगता है आपको? अभी देखिए, उनके खिलाफ भी हम मोर्चा खोल देंगे। नहीं, देखिए, मैंने कहा कि कोई मैं टारगेट ऐसे फिक्स करके नहीं रखता, जो आएगा। अपेक्षाएं क्या है? मतलब जैसे सो लगता है कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं, उनको अगर वो ठीक करते ठीक, अगर नहीं करते तो मोर्चा आप खोलेंगे। पहला मेरा टारगेट यही है कि वो आएंगे तो जो यहाँ की परिस्थितियाँ, चूँकि देखिए मेरे बारे में जाकर के ये टीआई गण जो भी एसपी आता है तो पूरा कान भरते हैं उसका। मुझे जानकारी है ये, चूँकि उसके भाव से लगा, चूँकि वीरेंद्र सिंह जी ने भी मुझसे यही कहा लास्ट समय में कि गलतियाँ मुझसे भी हुई हैं। अच्छा। और मैं गलत बातों में आ गया, कुछ लोगों को हमको गलत मैसेज दिया गया, उन्होंने खुद बोला और सॉरी फील किया। तो मैं जानता था ये बात कि वीरेंद्र, मैं कहता था, मैं भी व्यक्ति को पहचानता हूं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत? तो उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, चूँकि मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैं व्यक्ति पहचानता हूँ। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं यूपीएससी का स्टूडेंट रहा हूँ। जो लोग मुझे पागल कहते हैं वो शायद मुझे समझने की उनकी क्षमता ही नहीं है, ठीक है। उनके पास इतना दिमाग ही नहीं वो भास्कर मिश्रा को समझ सके, जो हमें पागल कहते हैं, ठीक है। तो मुझे उनको समझाना भी नहीं है, क्योंकि मूर्खों की तुलना दो ही चीज़ से होती है, वेद से होती है, आप जानते हो। अब वेद लेकर के मैं किसको मारने चलूँगा? इसलिए वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन मैं व्यक्ति को पहचानता हूँ। एज अ पर्सन वीरेंद्र प्रताप सिंह कोई गलत आदमी नहीं थे, लेकिन उनको गलत मैसेज दिया गया। एज ए एसपी वो गलत थे। एज ए एसपी जिस पद पे वो बैठे थे, आपको उनके कुर्सी से दिक्कत थी, वीरेंद्र प्रताप सिंह से नहीं दिक्कत? व्यक्तिगत नहीं थी, व्यक्तिगत उनसे बिल्कुल नहीं थी। और वो बाद में इस बात को उन्होंने एक्सेप्ट किया कि, और कहीं ना कहीं चूँकि व्यक्ति एज ए पर्सन वो बहुत ख़राब आदमी नहीं थे, इसलिए मैं उनसे मिलने गया। चूँकि मैंने कभी उन पर व्यक्तिगत हमला भी कुछ किया तो मुझे खुद फील हुआ कि गलत किया, तो मैं जाकर के उनसे सॉरी फील किया। मतलब कि भाई पर्सनल हमारा कुछ नहीं है, एक पद का है, आप इस पद पे बैठे थे तो आप हमारे विरोधी थे, नहीं थे तो नहीं है, आप चले जाओगे तो मैं राजगढ़ लड़ने तो जाऊँगा नहीं। तो इसलिए मैंने कहा, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि कई बार मैंने कोशिश की कि मैं आपको बुला करके बात करूँ, जो भी कन्फ्यूजन है उसको दूर करूँ, लेकिन कुछ लोग उनको रोके कि नहीं, तो वो हाँ बातचीत वो करने नहीं दिया। आखिरी सवाल इसी फिर विराम दें कि यदि आपको कांग्रेस भाजपा में जाना नहीं है, शिवसेना में गए उसमें भी नहीं जाना है, कांग्रेस में जाने की स्थिति बन रही है, अगर कोई संपर्क करता है या भी कहीं से स्थितियाँ बनती, कांग्रेस में जा सकते हैं, ऐसा है। अगर कांग्रेस में नहीं जाते हैं
तो भी चुनाव अपने जो आपने सिंगरौली डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाया उससे चुनाव विधानसभा का या फिर लोकसभा जो भी चुनाव आने वाले उसमें लड़ेंगे क्या आप? मार्च, देखिए ये बात अभी हमने पूरी तरीके से तय नहीं किया है, लेकिन संभावना ये है अगर सिंगरौली की जनता चाहेगी तो मैं ज़रूर लड़ूंगा। मैं चुनाव इसलिए नहीं लड़ना चाहता कि मुझे सांसद विधायक बनना है, ये सोच के तो कभी मैं राजनीति करता ही नहीं। अगर ये करता तो मुझे बनना नहीं है, मतलब आगामी तो वही चुनाव है। एक मिनट, उसी पद के सुन लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि चुनाव ही लड़ा जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इसलिए कभी सोच करके कि मुझे वोट मिले या राजनीति कर मुझे विधायक बनना है या सांसद बनना है, इसलिए मैं जो है राजनीति करता हूँ। क्योंकि आपने देखा 1000 वोट भी नहीं मुझे मिले महापौर में, फिर भी मैं उसी लेवल में काम करता रहा, उसी तरीके से करता रहा। ठीक है, तो मैं काम के लिए करता हूँ। मैं विधायक या सांसद या किसी लक्ष्य बना करके कि नहीं मुझे इस जगह पहुंचना है इसलिए मैं काम कर रहा हूं। मैं जो राजनीति का काम है उसको ईमानदारी से करता हूं, अपना काम ईमानदारी से करता हूं और वो मैं करता रहूंगा। अब रही बात चुनाव की, तो यहाँ के चुनाव इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ से लोगों को हटाना था, इन टीआईओं को, इन अधिकारियों को, प्रशासनिक जो यहाँ पे अत्याचार कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से लड़ते लड़ते गया 100-150 लोगों को लेकर जाकर के मैं आंदोलन भी किया, वहाँ पे धरना भी दिया, एक आध जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 2-3 बार सुनवाई हुई, लेकिन सत्ताधारी दल भारी पड़ गया उसमें। तो फिर मैं कोर्ट में गया, कोर्ट में भी आप देखिए क्या हालत हो गई। तो कहने का मतलब इतना लंबा जो प्रोसेस लगता है, अगर मैं वहीं पर विधायक होता तो 2 मिनट का काम था। तो अगर सिंगरौली की जनता चाहती है कि काम जल्दी हो, अच्छा हो, सही हो, पुरजोर हो, तो वो अगर चाहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, हमें संकेत मिलेंगे तो। अगर नहीं चाहेगी तो नहीं लड़ूंगा। मैं अपने घर में हूँ, क्या दिक्कत है? जितना हो सकता है, जितनी ताकत है मेरे पास, वो तो लड़ूंगा ही। ठीक है, तो आपने ये सुना, भास्कर मिश्रा थे जिनका साफ शब्दों में कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से मेरे विचार मेल नहीं खाते हैं। अगर कांग्रेस की ओर से कोई संपर्क करता है या फिर मेरे संपर्क होते हैं तो मैं पुनः मेरी वापसी कांग्रेस में हो सकती है, अन्यथा जनता के ऊपर इन्होंने छोड़ दिया है कि जनता यदि चाहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं चाहेगी तो नहीं लड़ूंगा। इस बातचीत को हम यही विराम देंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए अनोखी आवाज़।